हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th और 12th के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक को स्टार्ट किया था और अभी तक हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस अर्थात दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस को सीखना प्रारंभ किया था। और अब तक हमने इंफिनिटिव के प्रयोग से और पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना सीख लिया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा और हम आगे नियम की तरफ बढ़ेंगे, अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। आप आज का जो हमारा रूल होगा वहां पर हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में जोड़ने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो पहले मैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बता देता हूं। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है इसको हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र कर्ता। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र कर्ता। तो बात आती है स्वतंत्र कर्ता क्या होता है। इसका तो हिंदी नाम हो गया है, तो इसको आखिर इसका रोल क्या होता है। स्वतंत्र कर्ता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो स्वतंत्र कर्ता या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसका प्रभाव वाक्य में आने वाले वर्ब के ऊपर या हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया। सपोज दैट अगर हमको कोई इंग्लिश का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मिल जाए ट्रांसलेट करने के लिए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई का प्रयोग हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। बट इन दैट केस अगर हम लोग सब्जेक्ट आई की जगह ही, सी, इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करें तो डेफिनेट सी बात है हम एम का प्रयोग तो करेंगे नहीं। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनेटली इज का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर हमको दिख रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है। लेकिन यही काम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ अर्थात स्वतंत्र कर्ता के साथ नहीं होता है। ये ऐसा कर्ता होता है जो सब्जेक्ट के रूप में आता तो है लेकिन यह स्वतंत्र होने की वजह से यह वर्ब से परे होता है अर्थात इसका प्रभाव वर्ब वाक्य में आने वाले वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये बात हो गई स्वतंत्र कर्ता की। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में कब करते हैं, कैसे करते हैं और किस 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 तरीके से दो वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से जोड़ा जाता है। तो उसके नियम को यहाँ पर बता देता हूं। अभी तक हमने जितने भी वाक्यों को जोड़ना सीखा है हमने यह जाना कि या तो जो वाक्य दिए होते थे उनके सब्जेक्ट सेम होते थे या फिर क्या होता था कि सब्जेक्ट अगर सेम नहीं है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई रिलेशन होता था। लेकिन जब बात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात आएगी तो ऐसे वाक्यों में न तो सब्जेक्ट सेम होंगे न तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन होगा। तो क्या होगा? तो यहां पर पहला पॉइंट होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे कब करेंगे वो जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होंगे। दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है? सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के बीच कोई संबंध नहीं होता है। कोई संबंध नहीं होता है। और तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज ये होता है वाक्यों में होने वाले कार्यों के बीच कॉजल रिलेशन या फिर इसको हिंदी में लेते हैं परिणाम कारण परिणाम का संबंध होता है।
अर्थात एक कार्य के बाद दूसरा कार्य उसका परिणाम होता है, उसका परिणाम होता है। तो ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट्स। ये हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कब करते हैं, कैसे करेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह समझ लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे कब, क्योंकि हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के बहुत सारे मेथड होंगे, तो हम लोग कहीं भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहचानने आना चाहिए कि अगर वाक्य दिए गए हैं तो क्या यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बताया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि जो वाक्य दिए होंगे, जितने भी वाक्य होंगे, उन वाक्यों के जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट वो क्या होंगे, अलग होंगे। अर्थात किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, जितने भी वाक्य होंगे उन वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या होती है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने पीछे देखा था कि अगर सब्जेक्ट अलग नहीं होते थे तो डेफिनेटली पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होता था। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन यहाँ पर नहीं होता है। ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या होती है कि जो वाक्य होते हैं, वाक्य में होने वाले कार्य जो होते हैं, उनके बीच कारण परिणाम का संबंध होता है। कारण परिणाम अर्थात कॉजल रिलेशन होता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि एक कार्य मतलब एक वाक्य में जो कार्य होगा, एक वाक्य में कार्य होने के बाद जो दूसरे वाक्य में कार्य होगा वो पहले वाले वाक्य के कार्य का परिणाम होगा। अर्थात पहला कार्य होने की वजह से ही दूसरा कार्य होगा। अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा, कॉजल रिलेशन उन दोनों वर्गों के बीच हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉलो करें तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो ये बात हो गई कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि चलिए आपने ये तो बता दिया कब करते हैं, अब ये भी बता दीजिए कि कैसे करते हैं, अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसका प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि जो कार्य पहले होता है उस कार्य में जो सब्जेक्ट होता है उसको ही एब्सोल्यूट बना लेते हैं, और एब्सोल्यूट बनाने के बाद जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब पार्टिसिपल के नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और यूजुअली हमको दो पार्टिसिपल यूज करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एक परफेक्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, चीजें ज्यादा क्लैरिफाई होगी। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, The sun rose, the fog disappeared। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस गिवन है। पहला सेंटेंस है द सन रोज अर्थात सूर्य उदय हुआ, और दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। अगर इन दोनों वाक्यों को देखा जाए तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया है, द सन, और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया है, द फॉग। तो हमको दिख रहा है जो पहला कंडीशन था कि वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होने चाहिए, सब्जेक्ट तो डेफिनेटली अलग यहाँ दिख रहे हैं, पहली चीज। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई रिलेशन भी नहीं होगा। दूसरी चीज पूरी हो गई। और तीसरी चीज क्या दिया गया है कि सूर्य उदय हुआ था, जब सूर्य का उदय हो गया उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो फॉग कोहरा है वह गायब हो गया। और जो डेफिनेटली चीजें दिखाई रहा है, कहा जाता है सर्दियों में जब सूर्य निकलता है जो कोहरे होते हैं वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात सूर्य उदय की वजह से ही, सूर्य उदय के कारण ही कोहरे गायब होते हैं, कोहरा गायब होना शुरू होता है। इसका मतलब ये जो कार्य हुआ है इसका परिणाम क्या मिल गया, यह कार्य मिल गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि जो काम पहले होगा उसी के सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट बना लेंगे और उसको सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे द सन।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया द फन, हमने इसको एब्सोल्यूट बना दिया है। अब एब्सोल्यूट बनाने के बाद इसमें जो वर्ब आया होगा उसको हम लोग बदल देंगे पार्टिसिपल में। अब यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि सूर्य उदय के बाद, तो के बाद का अर्थ आ रहा है, के बाद का अर्थ आ रहा है, तो हम लोग उसको किसमें चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो रोज है इसको किस पार्टिसिपल में बदलेंगे, इसको बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में क्या बताता है, के बाद शब्द आता है और बनता कैसे है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर हमने द फन को बना लिया, नॉमिनेटिव फ्लूइड स्वतंत्र कर्ता बना लिया है। तो इसमें जो वर्ब आया हुआ है इसको बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, वो क्या हो जाएगा, हैविंग राइजिंग, द फन हैविंग राइजिंग, ये हो गया। अब ये बन गया हमारा पार्टिसिपल फ्रेज, तो यहीं पर हम लाएंगे कॉमा, ये हो गया द फन हैविंग राइजिंग। अब जो अगला सेंटेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लिया जाएगा बिना किसी चेंज के। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे द फॉग disappeared। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, कहने को सब्जेक्ट तो द सन भी था, यहाँ पर सब्जेक्ट द फॉग भी है, लेकिन हमको यहाँ पर दिख रहा है द सन का वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये द सन किस तरह कार्य कर रहा है, द सन कार्य कर रहा है स्वतंत्र कर्ता अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह। तो आई होप आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तो हमको वर्ब दिख रहा है, अगर क्या हो जाए कि वास्तव में वर्ब न दिया गया हो, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं राम इज अ थिफ, राम इज अ थिफ, the police is after him। तो ये हमारे पास सेंटेंस है कि राम इज अ थिफ, राम एक चोर है, द पुलिस इज आफ्टर हिम, पुलिस उसके पीछे है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, यहाँ पर तो दोनों वाक्यों में कोई कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट भी, पहले केस में सब्जेक्ट राम है, दूसरे केस में क्या है, द पुलिस है। तो यहाँ पर राम और द पुलिस दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन यह चोर है, इसका चोर होने की वजह से पुलिस क्या है, इसके पीछे पीछे दोनों के बीच क्या रिलेशन हो गया, कॉजल रिलेशन हो गया, कार्य परिणाम का रिलेशन हो गया है। तो अब ऐसे वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कोई मुख्य क्रिया नहीं है तो इसको कैसे किस पार्टिसिपल में जोड़ेंगे। तो पार्टिसिपल पढ़ाते समय मैंने एक रूल बताया था कि यदि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया जाए तो जो इज एम आर होता है उसको बीइंग में बदल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है इनका बीइंग। तो यहाँ पर पहले चोर होगा तभी तो पुलिस को पीछे पकड़ेगी, तो इसका ऑर्डर पहले हो जा रहा है। तो यहीं पर इसमें जो वर्ब राम है इसको बना लेंगे एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा राम। अब यहाँ पर जो इज है इसको बनाएंगे बीइंग के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हो जाएगा बीइंग। तो जब भी देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय, पार्टिसिपल हमेशा जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है उसके बगल में यूज करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र कर्ता होता है, इसलिए जब भी पार्टिसिपल आएगा वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के ठीक बगल में आता है। यहाँ पर हमने लिखा राम बीइंग अ थिफ, राम बीइंग अ थिफ। अब यहाँ पर लगेगा कॉमा, इसके बाद अब मैंने भी जस्ट बताया कि अगला सेंटेंस क्या होता है, पूरा कॉपी रहता है। तो इसको लिख लेंगे द पुलिस इज आफ्टर हिम। तो ये रहा इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके बनाया गया सेंटेंस, और यहाँ पर ये कौन सेंटेंस बन गया है, सिंपल सेंटेंस, और ऊपर का सेंटेंस में क्या बना था, ये बना था सिंपल सेंटेंस। तो आई होप आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, जहां पर हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो वो भी दूर हो जाए उन एक्सरसाइज के थ्रू। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।